हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी भक्तानी। तो कल हमने सेल की डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के साथ कवर की थी। आज हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितनी भी डिस्कवरी है जो भी साइंटिस्ट ने की उसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा बोरिंग है बट वी मेक इट इंटरेस्टिंग। हमने सेल की इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ी तो हमें पता तो होना चाहिए ना, साइंटिस्ट को भी क्रेडिट जाना चाहिए ना, जिन जिन साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी की। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। तो जैसा कि मैंने यहाँ डिक्टेट किया है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी कि उसने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप को बनाया था और माइक्रोस्कोप में उसने कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व किया। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है? जो अपनी वुडी ट्रीज़ की जो बार्क होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसे हम कॉर्क कहते हैं। उसी कॉर्क की स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उसने देखा उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे होल्स नज़र आए। उसने उन होल्स को क्या नाम दे दिया? सेल्स। यानी कि उसने हनीकॉम्ब के कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। अब क्वेश्चन आता है कि उन सेल की नेचर क्या थी, यानी कि जो वुडी ट्रीज़ की जो बार्क होती है वो डेड होती है क्योंकि वो वुडी होते हैं। तो वो जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया था? कॉर्क की स्लाइस को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, एंड कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। फिर हमारे साइंटिस्ट आए ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। अब ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया था और ल्यूवेन हुक ने किसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल्स को, जो सेल्स मरी हुई हैं, और ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया था जो सेल्स जीवित है, जिंदा सेल्स को डिस्कवर किया था इन 1674। फिर हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस जो कि सेल का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है, जो कि सेल का एक अपन बोल सकते हैं मास्टरमाइंड होता है, जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को इन 1839 में। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है और जो सेल के अंदर का फ्लूइड होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड प्लस साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। फिर हमारे साइंटिस्ट आए शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एंड श्वान ने सेल की थ्योरी दी थी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जितनी भी चीज़ें लिविंग हैं वो सारी की सारी सेल से मिलकर बनी है। तो जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं? वो सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यही चीज़ उसने बोली कि all the plants and animals are composed of cells and cell is the basic unit of life। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए विरचाऊ। विरचाऊ ने बोला, जैसे कि मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था, एक चॉकलेट की बार लो, मैंने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, फिर मैंने उसे दो हिस्सों में और डिवाइड किया, तो मेरे पास कितनी हो गई चॉकलेट के हिस्से? 4 हो गए। तो वो जो 4 हिस्से हो गए चॉकलेट के, वो आए कहाँ से? एक बड़ी सी चॉकलेट से आए ना। ऐसे ही सेल डिवाइड होती है 2 सेल्स में, फिर 2 सेल्स डिवाइड होती है 4 सेल्स में, बट वो 4 सेल्स बनी कहाँ से? एक पुरानी वाली सेल से बनी। तो सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पिछली सेल से जो सेल्स है वो बनती हैं। ठीक है, तो अब हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। उसने कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा और उसने हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट्स देखे जिसको उन्होंने डेड सेल्स नाम दिया। फिर आए हमारे ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल्स के बारे में बताया। फिर आए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर हमारे आए पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। फिर हमारे साइंटिस्ट आए शेल्डन एंड श्वान, जिन्होंने बताया जितनी भी चीज़ें लिविंग है वो सेल से मिलकर बनी है, एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमारे साइंटिस्ट आए विरचाऊ, जिसने बोला सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई। सेकेंड पार्ट देखेंगे, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ सेल। यानी कि हमने पढ़ा था कि सेल लाइफ बनाती है। तो सेल के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो लाइफ बनाते हैं? तो सेल का सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि बलून के अंदर हमने वाटर फिल किया,
तो बलून कैसा होता है, फ्लैक्सिबल, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, इलास्टिक होती है और फ्लैक्सिबल होती है और अपनी शेप को चेंज कर सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ थिन, इलास्टिक एंड फ्लैक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, इलास्टिक होती है एंड फ्लैक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ लिविंग, क्यों? क्योंकि हमारी सेल लिविंग होती है। मैंने बताया ना, जो भी लिविंग चीज़ होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल का पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी कैसा होता है, लिविंग होता है। अब बलून के अंदर पानी है, तो पानी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो गई, बलून का कवर। ऐसे ही जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। ये क्या करती है, सेल के कंटेंट्स को होल्ड करती है। जैसे कि बलून वाटर को होल्ड कर रहा है अंदर, ऐसे ही सेल के अंदर बहुत सारे माल होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो सेल इनको क्या करती है, होल्ड करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जितने भी सेल के कंटेंट होते हैं उन्हें होल्ड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप। जैसा कि आप सबको पता है, वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में जाता है वैसे ही अपनी शेप ले लेता है। ऐसे ही वो बलून में जाता है तो उस तरीके की अपनी शेप ले लेता है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करवाती है। तीसरा, सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे कि मान लो बलून के अंदर पानी है, मैंने बलून के ऊपर ऑयल डाला, क्या ऑयल वाटर को टच कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बलून का कवर उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करके रखती है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसे ही हर कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकती। कोई भी अल्कोहल, कोई भी एसिड जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता, यानी कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो अंदर जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनती है, जैसा कि ये प्रोटीन एंड दैट इज लिपिड। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी वजह से सेल क्या कर सकती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को खा सकती है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है तो कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास होगा तो ये से ही ईजिली खा सकती है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। सेकेंड, लिविंग होती है। थर्ड, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आप सीधा एक बलून का एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। जैसे जैसे बलून के अंदर वाटर होल्ड रहता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के कंटेंट को होल्ड रखती है। ये सारी चीज़ें बलून के अंदर वाटर, ये इस एग्जाम्पल से आप पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाएंगे। तीसरा, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, हर चीज़ को अंदर नहीं जाने देती है। कंपोज्ड होती है लिपिड से और प्रोटीन से। फ्लैक्सिबिलिटी की वजह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी फूड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंगल्फ कर देती है।